देखो अभी आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, एस से एस प्रतिबंध और ए एस से प्रतिबंध। ये दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था आपको। एस से एस प्रतिबंध क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज अगर हम लोग ले, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। अगर कोई भी दो त्रिभुज ले और दोनों ही त्रिभुज की दो भुजा मुझे बराबर दिख गई, ठीक है। कोई भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर दिख गए और उसके बीच वाले कोण बराबर दिख गए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अमन कुमार के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट कर लो, अदरवाइज ठीक है आपके स्कूल में कंप्लेन चली जाएगी। दीपक, दीपेंद्र, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, चलो हमेशा आपको माइक बंद रखना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो देखो अगर एस एस त्रिभुज के बाद एस एस सर्वांग समता के नियम के बारे में बताओ तो क्या था, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो और उन जो भी दो भुजा हम ले रहे हैं उसके बीच वाले कोण बराबर है, तो क्या कहेंगे, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसीलिए मैं इस तरीके से बताया कि दो भुजा बराबर और उसके बीच वाले कोण बराबर होने चाहिए, तो ये बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ाया गया था आपको। दूसरा चीज क्या पढ़ाया गया, ए एस ए प्रतिबंध पढ़ाया गया, यानी ए एस ए का नियम पढ़ाया गया। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज आपको ऐसा दिखे जिसमें दो कोण बराबर दिखे, दो कोण बराबर दिखे, तो जैसे ही आपको दो कोण बराबर दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, दो ए लिख दोगे। दो ए किस लिए, क्योंकि दो कोण बराबर थे। अब क्या करोगे, जो भी दो कोण बराबर हैं उसके बीच वाले भुजा को देखोगे, और अगर बीच वाला भुजा बराबर है तो क्या कहेंगे, ये ऐसे प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जो भी त्रिभुज आपको दिया गया है। ये दोनों ही नियम आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। ये बताओगे ये सभी को याद है या नहीं, वाई या एल, ये पढ़ाया गया था या नहीं, ठीक है। फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी को पता है ये दो चीज पढ़ाया गया था, है ना। तो इस पे चेक करने के लिए कि आपको कितना याद है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो पोल सेक्शन में जाओ और सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अभी चैट को मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है, कमेंट में कोई भी कुछ नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू में, अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई आपको बतानी है। तो बीसी की लंबाई बताओ। यहां पर मैं एक हिंट दे रहा हूं कि आपको नाम ध्यान से देखना है। त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम है, पीआरक्यू के। आप संगत भुजा देखोगे फिर ही आंसर करोगे। अगर आप संगत भुजा देखोगे उसके बाद आंसर करोगे तभी आपका आंसर सही होगा। किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होती है। चलो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, पिछले क्लास पे बस एक रिकॉल क्वेश्चन है ये, जो आसान होती है हर क्लास में, है ना। तो आंसर सभी लोग दे, ट्राई जरूर करें, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। अब 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड है, पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए आखिरी 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अब कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अब कमेंट में आप लिख सकते हो, आंसर भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर पोल में आपने आंसर नहीं किया अब तक तो आप अब चैट में लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से देखिएगा, सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे क्या दिया गया है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे दिखेगा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांगसम है। सबसे पहले मुझे ये दिखा, तो जब भी ऐसा मुझे दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके है, सर्वांगसम है त्रिभुज पीआरक्यू के, है ना। तो चित्र को, ये वाली जो इमेज है इसे मैं अभी देख भी नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसे देख भी नहीं रहा, बस अभी ये क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है बीसी की लंबाई।
तो बीसी को अगर मैं देखूं पहले वाले त्रिभुज में, यहाँ पर बीसी लिख रखा है, तो बीसी का संगत भुजा बताओ। ऐसा मैं बार बार कर रहा हूँ, बीसी का संगत भुजा बताओ आप लोग चैट में लिखकर, बीसी का संगत भुजा कौन सा होगा। तो आपको दिख रहा है बीसी का संगत भुजा आर क्यू होगा, है ना। तो आरपी सर। 20 आर क्यू होगा, आरपी नहीं होगा, ये ध्यान देना। अगर मैं पीछे वाली ये दो ले रहा हूँ अल्फाबेट्स, तो ठीक है। आपको यहाँ पर भी पीछे वाला दो लेना पड़ेगा, है ना। तो बीसी और आर क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है। हेलो सर। अब हाँ बताओ क्या बोल रहे हो आप। ये सवाल जरा अटके समझाना सर, मैं अभी आया हूँ ऑनलाइन, ये सवाल अटके से समझाना। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, आपको क्लास हमेशा टाइम से आना इसलिए कहता हूँ, ठीक है। सर एक मैं बार मैं, अभी आया हूँ सर। अच्छा सुनो, अब अपना माइक बंद रखो, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अगर ए बी सी और पी आर क्यू दिया गया है तो चित्र देखने के पहले आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी आर क्यू के, ठीक है, इतना आया। अब आप देखोगे कि संगत भुजा बराबर होती है, तो अगर बीसी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो आप बोलोगे बीसी की लंबाई आर क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये जो बीसी आपको पीछे में दिख रहा है, तो ये आर क्यू भी पीछे दिख रहा है ना, आर क्यू। अब देखो आर क्यू की लंबाई कितनी है, तो इस वाले चित्र में को मैं देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ आर क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना। आर क्यू दिखी सभी को, आर क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे बीसी भी कितना होगा, बीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो कहेंगे बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। काफी आसान था, इतना समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया सभी को। काफी आसान क्वेश्चन था, बस संगत भुजा आपको देखना था। चलिए, तो अगर ये आ गया तो क्या करते हैं, अब अपनी क्लास के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, तो अभी अभी क्लास के पहले मैं क्या बता रहा था आप सभी को, क्लास के पहले अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि आज हम लोग आरएचएस के बारे में पढ़ेंगे। तो आरएचएस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या क्या, पहला दिख रहा है आर, फिर दिख रहा है एच, फिर एस। भारत। अच्छा, माइक बंद रखो सभी लोग, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। चलो, तो आर का मतलब क्या है, राइट, ठीक है, ध्यान से दिखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एच का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एस का मतलब हुआ साइड। तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या हो गया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट का मतलब क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है, समकोण। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, कर्ण, है ना। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। हेलो सर। और साइड का नीरज। मतलब भुजा होता है। क्या रहे हैं यहाँ? कौन बोल रहा है, अच्छा जो भी बच्चा अपना कैमरा ऑन रखा है सबसे पहले कैमरा बंद रखो। राजू के नाम से जो बच्चे, अपना माइक बंद करो, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा अभी एकदम। अब अगर कोई का भी माइक मुझे ऑन मिला, सबसे पहले मैं बोलूंगा नहीं, सबसे पहले उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखना है, हिंदी में ये पूरा नाम क्या हुआ, समकोण कर्ण भुजा। लेकिन इतना लंबा नाम हम लोग लिखते नहीं है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, आरएचएस प्रतिबंध हम लोग बार बार लिखते हैं और इसे समझते हैं कि आरएचएस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो, समकोण कर्ण भुजा, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और किस वाले नियम से होंगे, आरएचएस प्रतिबंध से होंगे। तो इससे हमें यह समझ में आया कि यह नियम तभी लगेगा जब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है ना। तो हमेशा क्या देखना है आपको, अगर दो समकोण त्रिभुज है तभी यह नियम लगेगा। पहला चीज क्या हमें चाहिए, कि दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए, है ना। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, पहला नंबर और दूसरा नंबर वाला, ये दोनों समकोण त्रिभुज है या नहीं, चैट में लिखकर बताओ यस या नो, ये दोनों समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री आप सभी को दिख रहा है ना। ये तो काफी आसान है। तो हमें सबसे पहले क्या मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज सुनते जाइएगा। पहला चीज मुझे क्या मिल गया, कि ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज मिला, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आर लिख दूंगा। अब सुनो, आर क्यों लिखा,
क्योंकि आर का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब होता है समकोण, तो समकोण त्रिभुज है इसलिए आर लिख दिया। कैसे? कोण सी 90 डिग्री है और यहाँ पर कोण आर 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप लोग देखो इन दोनों त्रिभुज के अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण भी होगा, तो 90 तो डिग्री के 90 डिग्री सामने के वाले सामने वाले 90 डिग्री 90 डिग्री के वाले सामने भुजा को वाले क्या भुजा कहते को क्या कहते हैं? बोलो। हैं? माधव शर्मा के नाम से जो बच्चा है। चलो, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। तो ये दोनों कर्ण हो गए। तो बताओ कर्ण की लंबाई आपको बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो यहाँ पर इस वाले पहले त्रिभुज में ए बी क्या है? सर आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, कुछ बच्चे अपना माइक ऑन रखे हो इसलिए मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। सभी लोग माइक बंद रखो, आवाज बिल्कुल साफ जाएगी। ओके सर। माइक सभी लोग बंद रखो। ओके माधव, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो हमें दिख रहा है ए बी की लंबाई और पी क्यू की लंबाई बराबर है, मतलब ये दोनों ही त्रिभुज में कर्ण बराबर है। ठीक है, आपको दिख गया कि ये दोनों त्रिभुज में कर्ण बराबर है। तो सबसे पहले दिखा 90 डिग्री है, फिर मुझे दिखा दोनों के कर्ण क्या है, बराबर दिख रहे हैं, दोनों की लंबाई बराबर है। तो जैसे ही कर्ण बराबर दिख गया मैं यहाँ पर एच लिख दिया। एच क्यों लिखा? हाइपोटनीज, एच मतलब हाइपोटनीज, हाइपोटनीज मतलब कर्ण, दोनों के कर्ण बराबर मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 90 डिग्री मिल गया, कर्ण मिल गया, तो कर्ण के अलावा कोई एक भुजा को आपको देखना है। देखो यहाँ भी दिख रखा है कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर दिख रहा है क्या? तो मुझे दिख रहा है इस वाले त्रिभुज में AC की लंबाई B है और इस वाले में PR की लंबाई B है। तो कह सकते हैं ना एक भुजा भी बराबर है ना। तो एक भुजा भी मुझे बराबर दिख गई। ठीक है, एक भुजा बराबर दिखी या नहीं सभी को, बताओ। तो मैं कह सकता हूं कि एक भुजा भी बराबर है, इसलिए मैंने S लिख दिया। ठीक है, S क्यों लिखा? क्योंकि एक भुजा भी बराबर है। तो तीन चीज आपको मिल गया, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज क्या मिला, समकोण त्रिभुज है। दूसरा चीज मिला कि दोनों ही त्रिभुज के कर्ण बराबर हैं। तीसरा चीज मिला कि दोनों ही त्रिभुज में एक भुजा भी बराबर है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, RHS प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछोगे। तो देखो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रही है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो आप लोग ये बताओ, सबसे पहले जब आपको ये दोनों त्रिभुज दिखा तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो? तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है या नहीं? दोनों ही त्रिभुज आपको समकोण दिख रहे होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिख गया मतलब कहेंगे एंगल ACB और एंगल PRQ, मतलब कोण ACB और कोण PRQ देखो कितना है, बराबर है, और दोनों ही क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। अब बताओ अगर 90 डिग्री मिल गया मतलब दोनों ही त्रिभुज अगर समकोण है तो क्या लिखेंगे, एक R लिख दिया। ठीक है, एक R लिख दिया, क्यों? क्योंकि समकोण है, सारी चीज ऐसे ही करना है आपको। R क्यों लिखा, राइट। ठीक है, समकोण है इसलिए। अब दूसरी चीज देखो, अब मैं हाइपोटेन्यूज को देखूंगा यानी कर्ण को देखूंगा। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को देखो, AB को, AB की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, दूसरे त्रिभुज में जो कर्ण है PQ, PQ की लंबाई भी 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बराबर दिखा या नहीं? तो आपको होगा कि दोनों ही त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है, यानी कर्ण बराबर है। तो क्या करूंगा, एक H लिख दूंगा। ठीक है, राइट लिख दिया, फिर हाइपोटेन्यूज लिख दिया। ठीक, अब कर्ण को छोड़कर कोई भी एक भुजा आपको देखना है। तो यहां पर अब मैं देख रहा हूं किसे, मैं देख रहा हूं AC को। तो AC की लंबाई और PR की लंबाई बराबर है या नहीं, चैट में लिखकर बताओ। तो आपको दिख रहा है AC और PR क्या है, बराबर है, मतलब कर्ण के अलावा एक भुजा भी बराबर दिख गया। तो कर्ण के अलावा अगर एक भुजा बराबर दिख गया तो यहां पर मैं एक S भी लिख दूंगा। ठीक है, मतलब साइड, मतलब एक भुजा बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांग सम है। ये समझ में आया या नहीं आया? ये काफी आसान हो गया, है ना। तो तीन चीज आपको दिखना चाहिए, पहला राइट दिखना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दूसरा
कर्ण बराबर दिखना चाहिए। तीसरा, कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर दिखनी चाहिए। अच्छा, एक बार वाई लिखेंगे, नितिन नितिन और अमन, आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो, आप इस तरीके से इतना वाई मत लिखो, ठीक है? एक बार वाई लिखो काफी है ना? आप एक बार लिखोगे, मैं देख लेता हूँ। चलो, इतना समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से दो त्रिभुज बना रहा हूं, बस वाई और एन में आपको आंसर करना है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये है 17 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूं ये 8 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है? बस यस या नो में आंसर करो। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? हाँ, तो आपके आंसर एन क्यों है? क्यों आपको लग रहा है ये दोनों सर्वांगसम नहीं है? ध्यान से देखिएगा। अब कोई चैट में नहीं लिखेगा, अब ध्यान से स्क्रीन पर देखो, समझ में आ जाएगा। ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं? ठीक है, मुझे दिख रहा है। अगर इस तरीके से बना दो, ठीक है, ये बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है? तो अब कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर आर, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है? अगर इस तरीके से दिया गया है तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैंने आर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि राइट। उसके बाद कर्ण दोनों के बराबर है या नहीं? तो मुझे दिख रहा है यहाँ दोनों के कर्ण बराबर है, ठीक है? कर्ण बराबर है तो मैं क्या लिख दूंगा, एच, मतलब कर्ण भी बराबर है। कर्ण को छोड़कर एक भुजा भी बराबर दिख रही है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो कहूंगा एक भुजा भी बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब समझ में आया? नहीं तो इसका आंसर होगा यस, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको अभी करना है, ठीक है? अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, होल सेक्शन में जाना है, जल्दी से यस या नो में आंसर करना है। इसके लिए काफी कम समय, बस 15 सेकंड है आपके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये सब सारी चीज इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये बताओ कि ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं? बस यस या नो में आंसर करना है। पांच सेकंड और है आपके पास। काफी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें देखना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। 5 सेकंड और है आपके पास। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अब आप चैट में आंसर लिख सकते हो या अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है तो। चलो, पहले इस क्वेश्चन, यस यस यस। हाँ ठीक। अच्छा, माइक ऑन करके कभी नहीं बोलना है आपको। आंसर या तो कमेंट में देना है या पोल में देना है। कमेंट में कब देना है? जब पोल एंड हो जाता है, जब चैट ओपन होगा तभी आपको आंसर करना है चैट, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुज को मैं देख रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है, अरे ये दोनों तो समकोण त्रिभुज है ना? तो जैसे ही समकोण त्रिभुज दिखा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आर लिख दूंगा, ठीक है? इसी तरीके से आपको करना है। दूसरा, जैसे ही आर मिल गया तो अब मैं कर्ण को देखूंगा, दोनों ही के कर्ण आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर, है ना? ये दोनों ही कर्ण बराबर दिख गए, तो यहाँ पर मैं एक एच लिख दिया, ठीक है? तो एक हाइपोटेन्यूज भी दोनों के बराबर है। चलो, कर्ण के अलावा कोई एक भुजा बराबर है या नहीं? तो मुझे दिख रहा है हाँ, एक भुजा दोनों ही में बराबर है ना? तो मुझे एक भुजा दिख रही है, बीसी और क्यूआर क्या है, दोनों ही में बराबर है, तो एक भुजा भी बराबर है, तो एक बार एस लिख दिया। तो आरएचएस प्रतिबंध से क्या हो गया, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए क्या कहेंगे, हाँ ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। पहला चीज आपको देखना है राइट, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर साइड। तो आरएचएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, हिंदी में समकोण कर्ण भुजा। चलो, ये समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कि इसका आंसर यस होगा?
चलिए, अगर ये आ गया तो एक क्वेश्चन और करना है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करेंगे, अदरवाइज आप सभी लोग गलत कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो। तो देखो, एबीसी कौन से त्रिभुज के सर्वांश है? जब भी आपसे कोई भी भुजा की लंबाई पूछी जाती है तो सबसे पहले त्रिभुज के नाम को ध्यान से देखना है। तो आप देखो एबीसी क्यूआरपी के सर्वांश में, तो संगत भुजा देखो, उसके बाद क्यूआर की लंबाई ज्ञात करो, है ना, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। सिर्फ चित्र देख के काम नहीं करना है, ठीक है, तो आपको संगत भुजा पहचानना है, उसके बाद आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अच्छा, 10 सेकेंड और है आपके पास। मैं 10 सेकेंड और रुक रहा हूँ, उसके बाद पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। चलिए, 5 सेकेंड और है, आखिरी 5 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर रहा हूं और चैट ओपन कर दे रहा हूं। चलो, देखो यहां पर फिर से मैं ये बोलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो सबसे पहले आपको चित्र नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है, जिनके भी आंसर आप कोई भी चैट में लिखो। ठीक है, अब आप लोग सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चित्र को देख भी नहीं रहा। ठीक है, अभी मैं नहीं देख रहा। अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज एबीसी क्यूआरपी के सर्वांश में। तो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज क्यूआरपी के सर्वांश में। अब आपसे किसकी लंबाई पूछी जा रही है? आपसे लंबाई पूछी जा रही है क्यूआर की। तो आप ये मुझे बताओ, क्यूआर के संगत भुजा कौन सी होगी? अगर मैं यहाँ से क्यूआर ले रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन हर बार मैं बना रहा हूँ, है ना, तो आपको सीखना है इसी से। तो मुझे ये बताओ, क्यूआर के संगत भुजा कौन सी दिख रही है आपको? क्यूआर के संगत भुजा ए बी दिख रही होगी, है ना। तो क्यूआर और ए बी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये दिख गया, क्यूआर और ए बी बराबर होंगे। तो ए बी की लंबाई आप देखो इस वाले चित्र में, अब मैं देखने जा रहा हूँ ए बी की लंबाई दी गई है क्या? तो ए बी की लंबाई नहीं पता। ठीक है, तो ए बी की लंबाई नहीं पता। अब मुझे बताओ, ए बी की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आपको पता है कि अगर मैं इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ए सी का जो वर्ग होगा वह ए बी के वर्ग और बी सी के वर्ग के बराबर होगा, योग के। ये कौन सा प्रमेय है? ये चैट में आप लोग लिख के बताओ, ये मैंने कैसे लिखा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर मैंने? एस नहीं, ये वाला जो इक्वेशन लिखा, ये मैंने किस तरीके से लिखा, ये समझ में आया या नहीं? ए सी का जो वर्ग है वो ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर है। ये पाइथागोरस प्रमेय लिखाया गया। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाया गया था ना। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये याद आया या नहीं? ठीक है, ठीक है, मैं फिर से लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, कर्ण का जो वर्ग होता है ये लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये आपको पढ़ाया गया था। तो अगर मैं कर्ण देखूं तो कर्ण का लंबाई ए सी स्क्वायर है, ये होगा ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर। अब यहां से मैं सभी के मान रख दूं तो आप काफी आसानी से लिख सकते हो, 5 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो 4 का वर्ग है, क्योंकि बी सी की लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 बराबर ए बी का वर्ग प्लस 16। ठीक है,
अब यहां से आप अगर ए बी का वर्ग निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 25 माइनस 16 यानी 9। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी का जो वर्ग है वो 3 के वर्ग के बराबर है। तो ए बी का मान कितना होगा बताओ? तो ए बी का मान 3 के बराबर हो जाएगा, है ना? इतना समझ में आया? तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से। तो यहां से मुझे ये समझ में आया, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? और अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर होगा या नहीं? तो क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? क्यू आर का लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो क्यू आर का लंबाई कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो जिनके आंसर भी ए थे, सी थे या डी थे, सभी के गलत थे, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब समझ में आया या नहीं आया? अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी लोगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना? आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान से सुनना, काफी लोगों ने, आप लोग क्या किए हो, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज को देखे, मैं आप लोग क्या किए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर देखा तो आपने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर लिख के बोला कि ये दोनों तो बराबर होंगे, आंसर डी कर दिया। तो आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों गलत हुआ, ठीक है? तो आपको सबसे पहले इमेज नहीं देखना, चित्र नहीं देखना, त्रिभुज नहीं देखना, आपको ये दोनों नाम को देखना है, ठीक है? तो आपको अगर सिर्फ कीवर्ड पूछी जा रही है तो ए बी ज्ञात करो, ए बी ज्ञात करो फिर आंसर करो। आया समझ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये समझ में आया या नहीं आया? या काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आप सभी से पूछ रहा हूँ? चलिए, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो अब देखें हमें क्या पढ़ना है आगे, ठीक है? तो अगला टॉपिक क्या है? बहुभुज यानी पॉलीगन। तो फिर से इसके नाम को देखो, नाम दो चीज से मिलकर बना है ना, बहु और भुज, ठीक है? तो भुज का मतलब तो आपको पता है, भुजा। बहु मतलब बहुत, मेनी, है ना? तो हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगन, ठीक है? तो इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं और इसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज या पॉलीगन क्या होते हैं, चलिए आप देखते हैं, ठीक है? तो वो बहुभुज का डेफिनेशन क्या है पॉलीगन का? कोई भी बंद आकृति, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखा? बंद आकृति, ठीक? अगर वो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी है तब उसे क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब एक चीज और आता है, सरल। तो सरल का मतलब क्या हुआ? बंद का मतलब तो आपको पता है, बंद आकृति। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो आप कहोगे ये बंद आकृति है, और अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये कहोगे खुली आकृति है। इतना तो आपको पता है। अगर मैं इस तरीके से भी बना दूं तो कहोगे ये बंद आकृति है ना? तो बंद आकृति और खुली आकृति तो आपको पता है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? कोई भी आकृति अगर रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई होंगी, 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक क्यों बोला जा रहा है? कि बंद होने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड आपको चाहिए। 2 रेखा से, 2 लाइन से आप बंद आकृति नहीं बना सकते, है ना? तो 2 लाइन से आप बंद आकृति नहीं बना सकते, आपको इसको बंद करने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए होगा, ठीक है? कम से कम कितना लाइन चाहिए? 3 लाइन चाहिए, तभी वो बंद आकृति होगी, ठीक है? सरल क्यों लिखा? सरल का मतलब, सरल इसलिए लिखा गया, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सरल इसलिए, जो भी रेखाखंडों से वो आकृति बन रही है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नहीं जाने चाहिए, ठीक है? वो एक दूसरे को काटते हुए नहीं जाने चाहिए, ठीक है? इसे मैं और समझाता हूं, पहले आप लोग कुछ उदाहरण देख लो बहुभुज के। तो यहां पर आप देखो, ये तीनों, 1 2 3, ये तीनों बहुभुज है या नहीं? चैट में लिखकर बताओगे, जल्दी से बताओ, ये तीनों बहुभुज है या नहीं? हाँ, ये तीनों बहुभुज है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रही है तीनों के तीनों क्या है, ध्यान से देखते जाइएगा, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से मिलकर बनी है, बंद आकृति भी है और सरल भी है। तो सरल का मतलब क्या? कोई भी, ये जो भी रेखाखंड से मिलकर बनी है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्या? नहीं कर रही, ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों क्या है? बहुभुज है, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओगे, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यह एक बहुभुज है क्या?
अगर इस आकृति के बारे में पूछोगे तो ये क्या है, बहुभुज है या नहीं, y या n, ये बताओगे। हाँ, तो काफी लोग के आंसर y है, काफी के n है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बहुभुज नहीं है, नो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा सरल क्यों लिखा गया। सरल इसलिए लिखा गया था, यहां पर देखो, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये रेखाखंड, जिस भी रेखाखंड से ये आकृति बनी हुई है, एक दूसरे को देखो प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक दूसरे को काटते हुए जा रही है। तो अगर कोई आकृति जो भी रेखाखंड से मिलकर बनी है उसको ही काटते हुए जा रही है तो उसे हम सरल आकृति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यह एक बहुभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे बहुभुज नहीं कहेंगे। अच्छा, मैं अगर इस तरीके से बनाऊं तो चैट में बताओगे ये बहुभुज है या नहीं, यह बहुभुज है या नहीं है, y या n। हाँ, अब आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो आप यहां पर कहोगे, अच्छा जो जिनका आंसर n है, y है, समरवीर और हिमांशु, आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर दिख रहा है कि ये आकृति देखो, ये वाली रेखाखंड और ये रेखाखंड, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, काटते हुए जा रही है। तो काटते हुए जा रही है तो ये दोनों क्या है, बहुभुज नहीं है। ठीक है, बहुभुज इसे नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बहुभुज नहीं होगा, पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एन, यह एक बहुभुज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यह एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो कोई भी बहुभुज जिसमें 3 भुजा होगे उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, यानी ट्रायंगल कहेंगे। कोई बहुभुज जिसमें 4 भुजा होगी तो उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अगर 5 भुजा होगी तो क्या कहेंगे, पंचभुज या पेंटागन कहेंगे। उसी तरीके से अगर षटभुज लिखूं या हेक्सागन लिखूं तो कितने भुजा होंगे, चैट में लिखकर बताओ। हेक्सागन या षटभुज में कितने भुजा होंगे, जल्दी से बताओ चैट में लिख के। हेक्सागन या षटभुज में तो 6 भुजा होंगे, है ना, तो आप सभी को पता है। तो इसे क्या कहेंगे, 3 भुजा है, 1 2 3, इसलिए 3 त्रिभुज। 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा पंचभुज, 6 भुजा षटभुज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, 2 भुजा रहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर आवाज नहीं जा रही है तो जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ। 2 भुजा रहेंगे तो क्या कहेंगे, ये बताओ। अगर किसी बहुभुज में 2 भुजा रहेंगे तो आप उसे क्या बोलोगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी बहुभुज में अगर 2 भुजा है तो उसे आप क्या नाम दोगे। तो कोई भी बहुभुज 2 भुजा की हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप उसे नाम नहीं दे सकते, है ना। कोई भी बहुभुज 2 भुजा की कैसे बनेगी, ये बंद आकृति होगी ही नहीं, तो कभी भी आप 2 भुजा की बहुभुज नहीं बना सकते, इसलिए आप द्विभुज कभी नहीं सुने होंगे, है ना। तो कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए, तो आप त्रिभुज से ही सुने होंगे। ठीक है, कभी द्विभुज आप नहीं सुने होंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को जब भी मैं त्रिभुज पढ़ा रहा था उसी वक्त आपको बताया था कि शीर्ष क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और भुजा क्या होती है। एक बार जल्दी से बता दे रहा हूं, जहां पर भी 2 रेखाखंड एक दूसरे को मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं, यानी वर्टेक्स कहते हैं। हर एक शीर्ष पर क्या बनता है, एक एक कोण बनता है। ठीक है, तो जितने शीर्ष होंगे उतने ही कोण होंगे। और आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है ना, यानी इक्वल होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज में शीर्ष, कोण और भुजा तीनों क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रखा है, देखो, शीर्षों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर नंबर ऑफ साइड बराबर नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, है ना। तो किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं जिसे आप क्या कहते हो, वृत्त कहते हो या सर्कल कहते हो,
ये बहुभुज है क्या? ये बहुभुज है या नहीं, y या n? जल्दी से बताओगे, ये बहुभुज है या नहीं? तो नहीं, एक बहुभुज नहीं है। आपको यहां दिख रहा होगा कोई भी वृत्त ये एक बहुभुज नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कोण आपको दिख रहे होंगे, ना ही आपको शीर्ष दिख रहे होंगे, ना ही आपको भुजा दिख रही है ना? ना ही शीर्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वृत्त में कितने शीर्ष होते हैं, तो कहोगे उसमें शीर्ष नहीं होता, ना ही भुजा होता, ना ही कोण होता है। ठीक है, और यह रेखा खंडों से भी मिलकर नहीं बनी हुई है ना? तो रेखा खंड से मिलकर नहीं बनी हुई है, तो इसलिए क्या कहेंगे, यह एक बहुभुज नहीं है। ठीक है, तो बहुभुज नहीं कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से आपको जो पढ़ना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो भी पढ़ाया गया या तो आपको एक तरीके से पता होगा, है ना? बहुभुज के बारे में जो भी पढ़ाया गया वो आपको पता था, शीर्ष के बारे में, भुजा के बारे में और कोण के बारे में। यहां पर देखो क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के मापों का योग। ठीक है, मतलब बाह्य कोण और अंतः कोणों के मापों के योग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो बाह्य कोण और अंतः कोण आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं आपसे बोलूंगा बाह्य कोण, अब देखना कि बाहर वाले कोण को ही आपको देखना है, मतलब बाह्य कोण और अंतः कोण पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा देखना है कि बाह्य कोण के बारे में पूछा जा रहा है या अंतः कोण के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये देखना। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण के योग कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो वो बहुभुज कैसा भी हो, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि त्रिभुज है या चतुर्भुज है, कैसा भी बहुभुज हो, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हैं, है ना? अगर उसके सभी बाहर वाले कोण को आप जोड़ दोगे, बाहर बाहर वाले कोण मतलब बाह्य कोण, ठीक है, तो उसे 360 डिग्री कहते हैं। तो उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग बताओगे। अगर मैं इस तरीके से त्रिभुज बनाऊं, इसे आप बाह्य कोण कहोगे क्या, यस या नो? इसे मैं अभी लाल कलर से बनाया हूं, इसे बाह्य कोण कहोगे, हाँ या ना? अभी अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया गया था। नहीं, इसे हम लोग बाह्य कोण नहीं कहेंगे, अभी तो कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया गया था, है ना? तो इसे हम लोग बाह्य कोण नहीं कहते। तो बाह्य कोण किसे कहते हैं? तो अगर मैं इस तरीके से कोई त्रिभुज बना रहा हूं, तो तीनों ही भुजा को अगर मैं एक दिशा में बढ़ा दूं, तो यहाँ पर जो बाहर कोण बन रहा है इस वाले को बाह्य कोण कहेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इस वाले को बाह्य कोण कहेंगे, है ना? तो अभी जो बना तीनों कोण, इसे हम बाहर वाले कोण यानी बाह्य कोण कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को जोड़ दूं, तो इसका योग हमेशा 360 डिग्री आएगा। अब कंफ्यूज मत करना कि त्रिभुज में तो 180 डिग्री आता था। तो ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर वाले कोण को आप जोड़ोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं ये कोण की बात करता, ये कोण की बात करता और ये अंदर वाले कोण की बात करता, तो त्रिभुज में अंदर वाले अंतः कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। लेकिन सभी बाह्य कोण को अगर मैं जोड़ दूं, राजू के नाम से जो बच्चा, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, बाहर वाले कोण की अगर बात करूं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का योग 360 डिग्री होगा। अंदर वाले कोण की बात करूं तो योग 180 डिग्री होगा त्रिभुज। ये समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिखकर बताओ। चल, उसी तरीके से अगर मैं इस वाले बहुभुज की बात करूं, तो इसके सभी बाह्य कोण को अगर मैं जोड़ूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से सभी बाह्य कोण को बना दूं, तो यहां पर टोटल कितने कोण आपको दिख रहे हैं? टोटल बाहर में 5 कोण दिख रहे हैं, है ना? तो अगर इन सभी पांचों कोण को जोड़ दो, तो इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पर आपको देखो लिखा भी दिख रहा होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 4 और 5। तो सभी कोण को अगर जोड़ दोगे तो इनका योग हमेशा 360 डिग्री मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, कोई भी कमेंट सेक्शन में बातें नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाहर के कोण को अगर जोड़े, सभी बाह्य कोण को जोड़े, तो उनका योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, ये समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिखकर बताओ जल्दी से। चाहे उसमें 6 भुजा हो, 7 भुजा हो या 10 भुजा हो, ठीक है, अगर सभी बाह्य कोण को जोड़ दोगे तो क्या होगा? 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अगर बाह्य कोण के बारे में समझ में आ गया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से इसको याद भी कर सकते हो। किसी बहुभुज में सभी बाह्य कोण के मान योग 360 डिग्री होंगे, ठीक। बस इतना सिंपल सा था। अब देखो, अगर बाह्य कोण को समझ लिया तो अब अंदर वाले कोण को देखते हैं, अंतः कोणों के मापों का योग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी त्रिभुज में इसके तीनों अंतः कोणों के योग कितने होते हैं बताओ? तीनों ही अंतः कोण को जोड़ दे तो कितना मिलेगा? जल्दी से बताओ। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो जल्दी से लेफ्ट होके ज्वाइन कर लो, ठीक। अच्छा, अगर मैं एक षटभुज बना लूं, मतलब 6 भुजा है, तो बस इतना बताओगे कि क्या इसमें भी हम सभी कोणों को जोड़े अंदर वाले तो 180 डिग्री मिलेंगे क्या? तो इसके भी सभी अंतः कोणों के योग 180 डिग्री मिलेंगे, यस या नो? तो नहीं, किसी भी षटभुज में सभी अंतः कोणों के मान 180 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है, तो अलग होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर मैं षटभुज के सभी अंतः कोण को जोड़ू तो कितना मान मिलेगा? तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। यह फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। n क्या है? भुजा की संख्या, ठीक है। तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है जब भी मैं पूछूं कि किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोणों के मापों का योग, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे। n का मान क्या डालोगे? उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी भी चतुर्भुज, पंचभुज के बारे में बताओ, अगर पंचभुज में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सभी भी अंतः कोणों के योग बताओ, तो आप क्या करोगे? n का मान कितना हो जाएगा? कितनी भुजा की संख्या क्या हो जाएगी बताओ? पंचभुज की बात कर रहा हूं, भुजा की संख्या कितनी होगी बताओ? किसी भी पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी होगी? पहले ये बताओ, भुजा की संख्या कितनी होगी? तो भुजा की संख्या 5 होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सभी अंतः कोणों के योग, तो आप क्या करोगे? बस इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। n का मान 5 पुट करोगे, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो आप क्या करोगे? 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पंचभुज के बात करूं तो आपका आंसर क्या होगा? 540 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं? अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला यूज करें, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज में n का मान कितना डालेंगे? त्रिभुज के लिए n का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजाएं होती है। तो यहां पर डालो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1 इंटू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। इसलिए आपको दिख रहा है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों ही कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी त्रिभुज में उसके सभी अंतः कोणों के योग कितने होते हैं? n इंटू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। 5 तक गिनती गिन दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1। चलो, ये समझ में आया या नहीं आया? n क्या है? भुजाओं की संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। n भुजा की संख्या है। तो अगर मैं इसमें क्या दिख रहा है, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? यह एक 6 भुजा वाली है, हाँ, षटभुज कहोगे इसे, हेक्सागन कहोगे। तो हेक्सागन के लिए आप क्या करोगे? 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी 4 इंटू
180 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा बताओ, 720 डिग्री। तो किसी भी षटभुज में यानी हेक्सागन में अगर हम सभी कोनों को जोड़ दे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, तो सभी कोनों के योग कितने आ जाएंगे, 720 डिग्री आएंगे। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। जी मेरे में पोल सेक्शन नहीं खुलता। अच्छा, पोल अगर नहीं खुलता तो क्या करोगे, जैसे ही पोल एंड करता हूं चैट ओपन कर देता हूं, ठीक है, चैट ओपन करता हूं, चैट में फिर आंसर दे देना, अगर पोल नहीं आता तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। किसी भी चतुर्भुज में सभी अंतः कोणों के योग कितने होंगे। देखो अंतः कोण की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, और दूसरा आप फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपने फार्मूला नोट डाउन किया है, देखो कि चतुर्भुज में भुजा की संख्या क्या होती है, उसमें n का मान डालो और कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छा जिनका पोल नहीं आता अब आप लोग कमेंट में आंसर लिख सकते हो। तो ये मैं हर बार कहता हूँ, ठीक है, अगर पोल नहीं आता हो तो आप चैट में आंसर करोगे जब मैं पोल को एंड कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ देखिए चतुर्भुज के सभी अंतः कोण, तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन मिला तो मुझे क्या दिख रहा है, इंटीरियर एंगल का सम पूछा जा रहा है, यानी अंतः कोणों के योग पूछे जा रहे हैं। अंतः कोण है तो अंतः कोण के लिए क्या बताया, फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। n का मान कितना होगा जल्दी से बताओ, n का मान कितना होगा, चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितनी होती है, चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, नाम से ही पता चल रहा है चतुर्भुज, चार भुजा, है ना, तो चार भुजा होगी। तो n का मान रख दो, बस इतना सिंपल है, 4 - 2 गुना 180 डिग्री, 4 - 2 करोगे 2 आएगा, इंटू 180 डिग्री आ जाएगा। 18 गुना 2 करोगे तो 36 और एक जीरो लगा दिया तो 360 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री। अच्छा अरमान, अमन 90 - 90 - 90 जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी कोण 90 डिग्री के हो, है ना, तो जरूरी नहीं है कि सभी 90 - 90 डिग्री के हो, अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी तो कोण बनाया जा सकता है, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक है, तो ये हो सकता है ए बी सी डी, कुछ भी, सभी कोण अलग अलग हो, इनका योग 180 डिग्री आ जाए, 360 डिग्री आ जाए, सॉरी 360 आना चाहिए। चलो, चलो ठीक है, तो अभी फिर से क्या करना है, क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। अच्छा अरमान, अपना माइक बंद कर दो अरमान। तो इस क्वेश्चन में बी का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये सभी कोण देखो कैसे कोण है, अंतः कोण है या बाह्य कोण है, बाह्य कोण के बारे में अभी आपको क्या पढ़ाया गया, इन सभी के बेसिस पे आप आंसर करोगे। देखो कि यहाँ पर बी का मान कितना होगा, 10 सेकेंड और है अब आपके पास।
चलो, काफी लोगों के आंसर सही भी आ रहे हैं और काफी के कुछ के आंसर गलत भी है। चलो, अब 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, है ना। देखो, अब चैट ओपन है, अगर किसी को आंसर करना है तो कमेंट में भी आंसर लिख सकते हो। चलो, अब ध्यान से देखो, मैं अभी सभी कोण को अगर देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो मुझे सभी कोण कैसे दिख रहे हैं? सभी को दिख रहे होंगे कि ये बाहर के कोण है, यानी बाह्य कोण है ना। अब अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं b + 31 + 98 ° + 78 डिग्री + 52 डिग्री, इन सभी कोणों को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा? सबसे पहले ये बताओ, यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे? सभी बाह्य कोण को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? किसी भी बहुभुज में सभी बाहर वाले कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। सभी को मिला के 360 डिग्री होगा। अब बी को तो मैंने बी ही लिख दिया, बाकी जो भी थे, ठीक है, बाकी 31, ये सभी को आप अगर ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपको मिल जाएगा 259, 259 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और यहां से अब आप काफी आसानी से बी का मान निकाल लोगे। 360 डिग्री माइनस 259 डिग्री यानी 101 डिग्री। तो बी का मान कितना हो गया? 101 डिग्री। ठीक है, काफी आसान था, मैक्सिमम के आंसर बी ही आ रहे थे। चलो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? चलो, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की आखिरी क्वेश्चन करते हैं ना, 5 मिनट अभी बचा हुआ है, तो आज की आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करो। तो यहाँ पर देखो कि किसी बहुभुज में प्रत्येक कोण के मान 72 डिग्री है। निखिल, अब हेलो, अपना सर। माइक बंद रखोगे? निखिल और राजू, तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक कोण अगर 72 डिग्री है। अच्छा, देखो, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक कोण के मान 72 डिग्री, मतलब सभी बाहर के कोण यानी बाह्य कोण 72 डिग्री है, सभी कोण बराबर है। तो आपको भुजा की संख्या इस बार पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन को इस बार उल्टा पूछा गया है ना, तो भुजा की संख्या आपसे पूछी जा रही है। सर हमारा पोल नहीं आ रहा अगली बार। हाँ, तो मुझे पता है, अगर पोल नहीं आ रहा आपके पास तो आपको क्या करना है? जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा, चैट ओपन कर दूंगा, आप चैट में आंसर करोगे फिर, ठीक है? जिनका भी पोल नहीं आता आपको यही करना है। अमन, अपना माइक आप बंद कर दो। अमन, अमन के नाम से जो ही बच्चा है, देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके चलते क्लास डिस्टर्ब ना हो, है ना। चलो, 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में बस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। अच्छा, जिनका पोल नहीं आ रहा था, अब आप लोग आंसर कर सकते हो कमेंट में। चलो, यहां देखें, तो किसी भी बहुभुज में अगर प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री के हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी जा रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ उल्टा पूछा जा रहा है, भुजा की संख्या पूछी जा रही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए
तो एक काम आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि जो कोण दिया गया है ये बाह्य कोण है या नहीं। तो मुझे दिख रहा है हाँ ये बाह्य कोण है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, सभी कोण ही 72 डिग्री के, मतलब सभी कोण बराबर है, सभी बाह्य कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब भी ये दोनों चीज आपको मिल जाए कि सभी कोण प्रत्येक कोण बराबर है और बाह्य कोण है, तो आपको भुजा की संख्या जब भी पूछी जा रही है तो आपको बस एक काम करना है, 360 से ये जो भी कोण का मान दिया गया है उसको डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, ठीक है। तो 360/72 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 18 से कटेगा 4 बार में, 18 से ये कटेगा 20 बार में, तो 4 से अगर इसको काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो भुजा की संख्या क्या आ गई, 5 आ गई, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी अगर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तभी सही होगा, इसका कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। ये सही कब होगा, तभी सही होगा जब आप ध्यान देना कि बाह्य कोण दिया गया है, अंतः कोण नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बाह्य कोण होना चाहिए। दूसरा चीज, सभी बाह्य कोण बराबर होने चाहिए, तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, 72 गुना 5 में 360 होता है, इससे भी आप कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर, आपका भी जवाब सही है। तो इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे।